कल हमने चर्चा की थी बिहार के उपचुनाव के बारे में। आज फाइनली सुबह 9 बजे रिजल्ट का काउंटिंग स्टार्ट हुआ और हमें रिजल्ट की एक पता चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक बात यह है कि जनता ने रेफरी बन के एनडीए को कहीं ना कहीं उसका हाथ ऊपर उठा दिया। और अगर हम देखें इंडिया अलायंस और हमारी जन समाज स्वराज पार्टी हो गई, वो हमारी कहीं ना कहीं पीछे रह गई और चारों सीटों पर हमारा जो कब्जा रहा वो एनडीए का रहा। तो सर, आपको क्या लगता है, इस परिणाम का क्या मायना है? ये परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया और ये फैसला भी बिल्कुल एक तरफा आया है। सभी चारों विक्ट्री स्टैंड पे एनडीए और उसके जो साथ के दल थे वो खड़े हैं। ये ऐसा विक्ट्री स्टैंड है जहाँ पे कोई सेकंड और थर्ड पोजीशन नहीं होता, ना ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल नहीं होता, या तो आप जीतते हो या हारते हो। तो इसमें बाकी सभी पार्टियां हार गई और एनडीए की सभी पार्टियां जो खड़ी थी चुनाव में, मेनली बीजेपी और हम ये और जेडीयू, तीनों पार्टियों ने अपने अपने चुनाव जीत लिए। एनडीए के खाते में चारों सीटें गई हैं, जिनमें से 3 सीटें पहले जो आरजेडी या इंडिया अलायंस के पास था, वो तीनों सीटों पर भी एनडीए अलायंस का कब्जा हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चेंज रहा है इस पूरे इलेक्शन में। और जहाँ तक तीसरी शक्ति का सवाल है, तो तीसरी शक्ति तो इतना हाइप था, लेकिन उनके उदय होने से पहले ही लगता है कि ग्रहण लग गया। तो मैं मोटा मोटी अगर देखा जाए तो इस पूरे इलेक्शन के जो टेक अवे मानता हूँ, वो पहला तो ये है कि एनडीए बहुत ताकतवर होकर उभरा है और बड़े क्लियर मैसेज दे रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होने जा रही है। और दूसरा एक जो मैसेज जो पहले से था 2005 से है कि जो नीतीश कुमार हैं उनकी अपरिहार्यता बिहार में बनी हुई है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। वो जिस भी अलायंस के साथ रहेंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण टेक अवे इस चुनाव ने और ज्यादा उसके ऊपर मुहर लगा दिया है। एक तीसरी बात जो है कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं दिखा इस चुनाव में, लेकिन जो लोकल इश्यूज थे, जो लोकल कैंडिडेट्स थे या जो पार्टियां थी, उनके खिलाफ एक परिवर्तन की लहर दिखी और 4 में से 3 स्थानों पर परिवर्तन हो भी गया। एक्सेप्ट केवल अगर आप देखें तो इमामगंज में, जिसमें एनडीए अलायंस पार्टनर हम वापस जीत गई है, बाकी तीनों स्थान पे परिवर्तन हो गया। तो गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन लोकल जो कैंडिडेट थे या उनकी जो पार्टियां थी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर पाया गया। और जहां तक जन स्वराज का सवाल है, तो 2 सीटों पे उनका जो प्रदर्शन रहा है वो बड़ा लचर रहा है, बहुत ही दयनीय रहा, लेकिन बाकी 2 सीटों पे वो सम्मानजनक वोट पाने में सफल रहे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति इस चुनाव में दर्ज जरूर कराई। सर, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एनडीए का जीतने का कारण एक ये भी है कि जो सीट हमारी इंडिया अलायंस को जाती थी, उस पे जो वोट का डिवीजन हुआ है वो कहीं ना कहीं जो हमारी स्वराज पार्टी रही है उसने छीन लिया है, तो वो उन दोनों में डिवाइड हो गया और हमारी जो एनडीए की अलायंस है इसीलिए वो आगे बढ़ गई है। क्या ये भी कहा जा सकता है? कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो है कि उन्होंने परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि जो माइनॉरिटी के वोट हैं वो उनकी तरफ जा रहे हैं, कुछ दूसरे तबके के वोट भी उनकी तरफ जा रहे हैं, और जो एक न्यूट्रल वोट होता है, जो फ्लोटिंग वोट होता है, जो इश्यूज पे जाता है, जो एम्प्लॉयमेंट पे जाता है, जो पॉजिटिव इश्यूज पे जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि वो सारे वोट शायद उधर जन स्वराज की तरफ चले जाएंगे। कुछ हद तक कम से कम 2 सीटों पे तो ये दिख रहा है कि वोट गए भी हैं, इमामगंज में और बेलागंज में। बेलागंज में भी 17-18 हज़ार वोट उनको मिले हैं और इमामगंज में भी 30,000 से ऊपर वोट मिले हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बाकी दोनों क्षेत्र थे, तरारी और रामगढ़, उसमें उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। उसमें अगर आप उस वोट को जोड़ भी देंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि परसेप्शन के कारण कुछ जो वोट ट्रांसफर हुए, शायद वो नहीं होते तो रिजल्ट बिल्कुल इस तरह नहीं होता। लेकिन पूरा कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नतीजों पे बहुत अंतर मुझे नहीं दिखता है। एनडीए एक बहुत मजबूत रूप से उभर के आया है और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो उनकी पोजीशन थी, लगभग वही स्थिति इस उपचुनाव ने भी दर्शाया है। सर, इस बार उपचुनाव में नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतनी ज्यादा हाइप हो गई थी ना हर जगह पे कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, और उन्होंने हद कर कहे तो 2 अक्टूबर को ही पार्टी लॉन्च करी है। क्या आपको लगता है कि 2 अक्टूबर को लॉन्च करना, और अभी इलेक्शन थे 1 महीने बाद ही, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उनका एक तो ग्राउंड वर्क पीछे रह गया? दूसरी बात हम करें तो मेन इशू आया था प्रोहिबिशन लॉ जो हमारा 2016 का है, जिसमें अल्कोहल पे बैन कर दी गई थी बिहार में। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा तुरंत के तुरंत मैं ये बैन हटा दूंगा। भले ही महिलाएं मुझे वोट उस चीज के लिए ना करें, लेकिन जो पैसा वहां हमारा जा रहा है
उनका कहना था कि अराउंड 22,000 करोड़ रुपए जो हैं वो हमारे बाहर जा रहे हैं, और मैं उसी से एजुकेशन को और सब चीजों को इम्प्रूव करूंगा। इस बार महिला जो रही हैं उनका जो हमने देखे अगर वोट परसेंटेज, तो बहुत अच्छा लुकआउट रहा है। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये टैक्टिक भी उनकी रॉन्ग रही थी, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट वो नहीं आया जो वो अपेक्षा कर रहे थे? देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद पोस्टमार्टम करना बड़ा आसान होता है, कोई भी कर सकता है, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। हम सब मुझे भी कन्फेस करना चाहिए कि हम सब उम्मीद कर रहे थे कि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो प्रशांत किशोर ने जब पार्टी लॉन्च की और उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने जब चारों सीटों पे चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और तत्काल समर में खुद भी गए, तो मैं भी आश्चर्यचकित था और बहुत सारे लोग थे। सबको लग रहा था कि बगैर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के, उन्होंने अभी पार्टी का संविधान भी नहीं बनाया। उन्होंने फरवरी में कहा था कि पार्टी का संविधान आएगा, उन्होंने अपनी पॉलिसीज भी सही रूप से लोगों के सामने नहीं रखा। तो कई बार लगता है कि शायद जल्दबाजी कर दी, बहुत प्रीमेच्योर स्टेप था ये चुनाव में तत्काल चले जाना। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि जो राजनीति होता है वो कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं होता, कोई वो इमीडिएटली आप ये रेडी टू मेक टाइप चीजें नहीं होती जो तत्काल सब कुछ हो जाए। एक सोशल मीडिया की परसेप्शन एक बात होती है, मीडिया का परसेप्शन एक होता है, ग्राउंड वर्क एक अलग होता है। तो कहीं ना कहीं टैक्टिकल मिस्टेक्स कई हुए। और जहां तक मिस्टेक्स का सवाल है तो बहुत ही क्लियर कट मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं पे मिस्टेक्स हुई हैं। पहला तो ये हुआ कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया प्रोहिबिशन के बारे में, तो ये ऐसा लगा कि मैसेज ये चला गया कि शायद वो जो प्रोहिबिशन है उसको टोटली बंद कर देना चाहते हैं। इट वाज समथिंग लाइक थ्रोइंग बेबी आउट विथ बाथ वाटर। तो जबकि ऐसा नहीं था, उन्होंने इसको रेगुलेशन करने की बात की थी, लेकिन क्योंकि प्रोहिबिशन सीधे सीधे महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो वो इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और लोग इमिडिएटली चले जाते हैं बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में 16 से पहले की क्या स्थिति थी उससे तुलना करने लगते हैं। तो महिलाओं को शायद लगा कि फिर से वो स्थिति निर्मित ना हो जाए और वो शायद वो परसेप्शन इस टाइप का बना, उसको क्लियर वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं जो वो पॉजिटिव आउटलुक था वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिविटी में हाँ, वो नेगेटिव चला गया। उन्होंने उसको एजुकेशन से जोड़ा, तो एजुकेशन एक बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसमें आप जा सकते हो, लेकिन 2 अक्टूबर का दिन, एक देखिए सिंबोलिज्म राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होता है और गांधी जयंती के दिन आप प्रोहिबिशन को हटाने की अगर बात करते हैं तो कई बार लगता है कि शायद आपने सेल्फ गोल पहले ही दिन कर दिया, जो अब लग रहा है, अब चुनाव के परिणामों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक गलत परसेप्शन इसके बारे में बना लिया गया। और खास करके तब जब प्रोहिबिशन की वजह से महिलाओं ने, जो रूलिंग पार्टी है उसको पूर्ण समर्थन पहले भी दे चुके हैं, वो महिलाओं ने दिया हुआ है। तो एक टैक्टिकल मिस्टेक तो वो जरूर हुआ। दूसरी जो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, खास करके जब आपकी पूरी छवि ही रणनीतिकार की है, स्ट्रेटजिस्ट की आपकी छवि बनी है और तब आपने 4 में से 2 स्थानों पे अपने कैंडिडेट्स पहले अनाउंस कर दिए और फिर चेंज कर दिए। आपने जो पहला कैंडिडेट अनाउंस किया था उसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था, पूरे देश में गया था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को आपने तरारी से कैंडिडेट अपना बनाया, लेकिन आपने होमवर्क किया नहीं। पता चला कि वो वहां के बिहार के इलेक्टोरल रोल में उनका नाम ही नहीं है, फिर आपको कैंडिडेट बदलने पड़े। बाद में कई सारे तुलना मैं देख रहा था कैंडिडेट्स की जा रही थी, जो बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं और जनसुराज के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सभी के लगभग कम ही थे। आपने एजुकेशन की बात करी थी, आपने कमेंट किया था तेजस्वी यादव पे भी, बाकी लोगों पे भी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि शायद जो कहा गया कथनी और करनी में कहीं ना कहीं कोई अंतर सा भी दिखा है, एटलीस्ट जो परसेप्शन बना है, हो सकता है उनका इंटेंशन कुछ और रहा हो। दूसरा जो ये सब सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब तक एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करना और एक पब्लिक इश्यूज के ऊपर काम करना, दो बातें होती हैं। आपको लोगों के बीच जाना होता है, जन सरोकार के जो मुद्दे होते हैं उसको लोगों के बीच में जा करके उन पे बात करनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी इतनी जल्दबाजी में थी कि शायद इन सब जो आवश्यक तत्व थे उसको उन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। या तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारा एक परसेप्शन है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हम जाएंगे और जीत जाएंगे, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, वो वाली स्थिति लगता है मुझे शायद बनती जा रही थी। तो एक अति उत्साह सा मुझे लगता है कि माहौल बन गया था। लेकिन उनके लिए भी एक रियलिटी चेक है, उन्हें देखना चाहिए कि आगे आने वाले समय में उनकी क्या भूमिका होगी और कैसे वो आगे जाएंगे।
सर लेकिन तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जो 2 साल अपनी पदयात्रा करी थी वो कहीं ना कहीं फिर सक्सेसफुल उतनी नहीं रही इम्पैक्ट पैदा करने के लिए। मैं ये भी नहीं कह सकता, उनको बिल्कुल रूल आउट इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि देखिए कोई पार्टी पहली बार आई, 1.25 महीने के अंदर चुनाव लड़ी और वो 3 स्थान पे वो 3rd पोजीशन पे है और 1 स्थान पे उनकी 4थी पोजीशन है। तो 3 स्थानों पे 3rd पोजीशन लाना और 2 स्थानों पे सम्मानजनक लगभग वोट ले आना, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये ऐसा नहीं है कि इसको टोटली इग्नोर किया जा सकता है। 30,000 से ज़्यादा वोट एक जगह ले आना, दूसरी जगह 17-18 हज़ार वोट ले आना, और शायद कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस की वजह से जो रिजल्ट है उस पर अगर फर्क पड़ रहा है तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जो पॉलिटिकल, अगर आप स्ट्रेटजी के रूप में उसको देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर उस फेज को देखें तो वो होता है। कई बार लोग कहते हैं कि नई पार्टी आती है तो सबसे पहला चुनाव तो लड़ते हैं, हारने के लिए लड़ते हैं, और दूसरा चुनाव लड़ते हैं हराने के लिए, और तीसरी बार वो जीतने के लिए लड़ते हैं। तो इन्होंने पहले वाले फेज में ही हार जरूर गए हैं, लेकिन हराने वाली स्थिति भी एक आध जगह तो निर्मित करी थी। तो उस मायने में शायद ये चुनाव महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन आगे आने वाला समय उतना ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कई ऐसे मैसेजेस भी गए होंगे जो इनके लिए बड़ी कठिन चुनौती आगे आने वाली है। सर आगे 2025 का चुनाव आने वाला है बिहार में, और एनडीए अब मुझे लग रहा है फुली फोर्स में है और फुली कॉन्फिडेंस में होगी अब। सर आपको क्या लगता है आगे प्रशांत किशोर जी का क्या इसमें भूमिका रहेगा? मतलब वो अपने आप को किस तरीके से, एक तरीके से और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो भी आगे एक अच्छे कंपटीशन के तौर पे आए? वो खुद ही एक रणनीतिकार रहे हैं, तो मैं उनको क्या एडवाइस दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि उनको पूरा इसकी समीक्षा करनी चाहिए। जो बिहार की जो राजनीति है उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और इस चारों रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई। कई जगहों पे कमी रही है, स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक्स हुए हैं, उन सबको ठीक करना चाहिए। उनके जो अपने विजन है, उनका अपना प्रोग्राम है, उसको लोगों तक ले जाने में मैं समझता हूँ कि उन्हें और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, मुझे लगता है कि संभव शायद वो स्ट्रक्चर खड़ा अभी भी नहीं है, ग्राउंड पे नहीं खड़ा है। तो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें दूसरे लीडर्स को भी स्पेस देना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि ये पार्टी लगभग सिनोनिमस हो गई है प्रशांत किशोर के साथ, और कोई भी पार्टी इनिशियल फेज में केवल एक व्यक्ति के चेहरे पे कोई चुनाव नहीं जीत सकती। आपको जो दूसरे नंबर 2, नंबर 3 वो बनाने पड़ते हैं, तो और भी लीडर्स को प्रमोट करने पड़ेंगे, उनको बढ़ाने पड़ेंगे। और अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं का प्रभाव होता है, राजनीतिज्ञों का प्रभाव होता है, तो उन सबको कल्टीवेट करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो शायद एक स्ट्रक्चर बन जाए और अंतिम क्षेत्र तक और अंतिम स्तर तक वो अपनी बात पहुंचा सकें। सर एक मेरे मन में सवाल था, जैसे दिल्ली में पहले या तो कांग्रेस आती थी या बीजेपी आती थी, फिर केजरीवाल जी आए, आप पार्टी लेके आए, और हमने देखा है कि आप पार्टी अब है, पावर में है। यही चीज अगर हम देखें, कहीं ना कहीं लोग ये भी कनेक्ट कर रहे थे कि कहीं बिहार में भी अब यही केजरीवाल वाला केस तो नहीं हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है बिहार में और दिल्ली में मेन क्या डिफरेंस रहा है? बहुत ज्यादा फर्क रहा है, और मुझे तो कई बार लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का अनुभव कई लोगों का रहा है वो प्रशांत किशोर को बहुत डैमेज किया है उसने, और लोगों ने उससे तुलना करना प्रारंभ कर दी थी। देखिए दोनों में बहुत बेसिक फर्क है। जो आम आदमी पार्टी आई थी वो एक पूरे आंदोलन के बाद आई थी, और एक ऐसा आंदोलन जो पूरे नेशनल लेवल पे हुआ था, और वो पूरी राजनीति की दशा बदलने आए थे। उन्होंने एक बिल्कुल ही स्वस्थ राजनीति करने की बात करी थी, जहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर ना हो, कोई बंगला नहीं लेगा, कोई गाड़ी नहीं लेगा, इस टाइप की लाल बत्ती नहीं होगा, और लोगों के बीच क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोकपाल होगा, और जो उनके मंत्री हैं, जो सरकार है, उसकी हर बात के ऊपर लोकपाल की निगाहें होंगी। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो इस वजह से एक पूरा परसेप्शन बन गया लोगों में कि शायद जो इस प्रकार की पार्टियां आती हैं, या तो आंदोलन के बाद आती हैं या नए विजन लेके आती हैं, तो वो जो चुनाव में जाने के पूर्व जितने वायदे करती हैं और जो बातें करती हैं, जो प्रोग्राम्स लेके आती हैं, एक बार इलेक्शन में जीत जाने के बाद वो भी रियल पॉलिटिक्स में विश्वास करने लगते हैं कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स वो नहीं था। जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है वो कुछ और है, और उसमें रम जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो जो आशंकाएं रहती हैं मन में कि क्या यहाँ पे भी वही होगा। तो बातें तो बहुत अच्छी की जा रही थी, लेकिन उस जो शंका था उसका कहीं ना कहीं जो समाधान होना चाहिए था, लोगों के मन में उन शंकाओं का निवारण करने के उपाय बताए जाने चाहिए थे। ये कहा जाना चाहिए था कि हम वी हैव कम विद अ डिफरेंस। तो वो बात भी शायद पहुंच नहीं पाई। अदरवाइज कई उनके इश्यूज तो बड़े इंपॉर्टेंट थे, खास करके पलायन के, शिक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है।
तो क्या हम कह सकते हैं कि अब ये जो उपचुनाव हुए हैं ये इंडिया अलायंस को भी और प्रशांत किशोर जी को भी एक मौका देते हैं कि अब थोड़ा सा कमर कस लीजिए और आगे 2025 के चुनाव के लिए और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करिए? बिल्कुल सही कहा आपने। ये दोनों पार्टियों के लिए ये एनालिसिस का है और आत्मावलोकन करने का भी है कि आप खुद एनालिसिस करो कि आप कहाँ पे हैं, कहाँ गलतियाँ हो गई। ये इंडिया अलायंस के लिए भी है और प्रशांत किशोर के लिए भी है। इंडिया अलायंस को जरूर मैं समझता हूं कि इस पूरे चुनाव में बहुत धक्का पहुंचा होगा, क्योंकि 3 सीटें उनकी चली गई हैं, तो उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा। एनडीए बहुत मजबूत होकर उभरी है और अभी महाराष्ट्र के भी चुनाव के जो रिजल्ट्स आए उससे बड़ा स्पष्ट है कि जो एक मैजिक है और जो एक एनडीए की गवर्नेंस है, कहीं ना कहीं लोग उसके साथ हैं। और मैं यहाँ बिहार की भी बात करूँगा, और कि बिहार में 2005 के बाद जो चेंजेस आए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, बिजली में, सड़कों में, सब में जो परिवर्तन आया, इवन शिक्षा के स्तर पे भी जो चेंजेस आए और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुए, जैसे एयरपोर्ट्स कुछ आए हैं, जैसे दरभंगा में आ गया, पूर्णिया में आ गया, एम्स वगैरह नए नए बन गए हैं, तो इसका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव लोगों पे पड़ा है। और तब और ज़्यादा ये पड़ जाता है जब 2005 के पूर्व का बिहार आप देखते हो, जब बिजली नहीं, सड़क नहीं, कुछ नहीं। मैं कई बार उसको इसकी तुलना मध्य प्रदेश से भी करता हूं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश काडर कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश में भी 2003 के चुनाव के पूर्व वहां भी सड़कें और बिजली की हालत ऐसी ही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। और उसके बाद 2003 में जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तो सडनली एक चेंज आया और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे काम हुए। और ये हालत है कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ये सब सुंदर शहरों में आ गए। इंदौर तो लगातार पिछले 7 सालों से क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये परिवर्तन लोगों ने देखा। तो जब भी चुनाव होता है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं प्री 2003 वाली स्थिति ना बन जाए। बिहार में भी जब चुनाव होता है तो प्री 2005 की स्थिति ना बन जाए। तो ये जो कई लोग सोचते हैं कि केवल सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत हम चुनाव जीत जाएंगे, शॉर्ट टर्म में आप जीत सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपको एक्चुअल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू ही आप जीत सकते हो। एक ये भी मैसेज जाता है, सोशल इंजीनियरिंग आपको जिताता है लेकिन अगले बहुत समय के लिए आपको हटा भी देता है। तो हम एक्चुअल इंजीनियरिंग पे जाएं, केवल सोशल इंजीनियरिंग को यूज करें, उसी पे केवल डिपेंड ना कर जाएं। थैंक यू सर। आई थिंक इसकी वजह से हमारे जनता को काफ़ी पता चला होगा कि रिजल्ट्स का माहौल है अब, तो उन्हें भी काफ़ी हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू सो मच।